हेलो बच्चों, देवरिया कोचिंग क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे मैं अविनाश सिंह आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड के क्लास 10th के इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 3 को। सेट नंबर 3 को सॉल्व करने का, सॉल्व करके दिखाने का, आपको प्रैक्टिस कराने का हमारा सिर्फ मकसद इतना है कि जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठे तो कम से कम आप इस क्वेश्चन पेपर के नो हाउ को पता रखें, जानकारी रखें कि कैसा क्वेश्चन पेपर है और कैसे आपको सॉल्व करना है, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में, अपने इस बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एंश्योर कर सके, बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए आज हमने लिया है सेट नंबर 3 इंग्लिश यूपी बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। चलिए, तो इस क्वेश्चन पेपर को पहले मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन है रीडिंग का, जिसमें कुछ कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस आपको मिलेंगे, कुछ सीन होगा, कुछ अनसीन होगा, कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे। फिर राइटिंग का सेक्शन होगा जिसमें आपको लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ऐसी चीज़ें मिलेंगी। फिर ग्रामर का सेक्शन होगा, फिर आपका लिटरेचर का सेक्शन होगा। तो सेक्शन ABCD मिलेगा। सेक्शन ए जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए, तो सबसे पहले हम पार्ट ए, सेक्शन ए रीडिंग को जो सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है एक OMR सीट आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। जो भी ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन को OMR सीट में हमको फिल कर देना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर C सही है तो C वाले गोले को हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे ऐसे, और ऐसे बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सेक्शन ए का पार्ट ए हम शुरू कर रहे हैं। 20 मार्क्स का जो है, इसके लिए सबसे पहले आपको मिलेगा एक पैसेज। इस पैसेज को हम पढ़ेंगे पहले और फिर आप उसके हिसाब से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो पैसेज है वो अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज का मतलब आप इस पैसेज को ना ही कभी पहले पढ़े हैं और ना ही आपने कभी इसको सुना है या देखा है। तो पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, जिनके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनको आप क्या करेंगे, इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे और सही आंसर वाले गोले को फिल करेंगे अपने OMR सीट में। तो चलिए एक बार हम पैसेज पढ़ लेते हैं। बड़े आराम से पढ़ेंगे, जितनी बार हम पढ़ेंगे इसको उतनी बार हमको अच्छे से समझ में आएगा। बंसीलाल्स ट्रेन वॉज लेट। बंसीलाल की ट्रेन लेट थी, वो कहीं जा रहा था। एंड इट रीच्ड बॉम्बे, वो बॉम्बे जा रहा था और ये बॉम्बे पहुंचा अ लिटिल आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के थोड़ी देर बाद वो कहाँ पहुंचा, बॉम्बे पहुंचा। इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी, पहली बार वो शहर जा रहा था। एंड ही डिडेंट नो वेयर टू गो, और उससे पता नहीं था कि शहर में वो कहाँ जाए। ही थॉट ही वुड गो टू अ चौल्ट्री, उसने सोचा कि वो एक चौल्ट्री चला जाएगा। चौल्ट्री का मतलब आप समझ लीजिए एक ठहरने का स्थान जहाँ पे पैसे नहीं लगते, एक धर्मशाला समझ लीजिए। हालांकि धर्मशाला में भी पैसे लगते हैं, लेकिन चौल्ट्री ऐसी जगह है जहाँ पे पैसे नहीं लगते हैं ठहरने का। तो उसने सोचा कि वो एक चौल्ट्री को चला जाएगा, कोल्ट्री भी कुछ लोग पढ़ते हैं हालांकि, वेयर ही वुड नॉट हैव टू पे रेंट, जहाँ उसको किराया नहीं देना पड़ेगा। बट ही डिड नॉट नो हाउ टू फाइंड वन एट दैट आवर, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक चौल्ट्री या फिर कोल्ट्री को कहाँ ढूंढा जाए उस समय, हालांकि रात हो चुकी थी। ही आस्क्ड पोर्टर, पोर्टर मीन्स होता है बेटा कूली, गेट हिम अ चीप रूम, उसने कूली से पूछा कि उसे एक सस्ता सा रूम दिला दे। द पोर्टर आस्क्ड हिम फॉर 3 रुपीज़ टू टेक हिम टू 1, तो कूली ने भी 3 रुपये मांगे उससे एक सस्ते रूम वाली जगह पर ले जाने के लिए, उसको भी अपना मजदूरी चाहिए था। बट बंसीलाल वेव्ड हिम अवे, लेकिन बंसीलाल ने उसको मना कर दिया हाथ हिला के। एंड वॉकड आउट ऑफ द स्टेशन, और स्टेशन के बाहर चला गया। ही वॉन्डर्ड, वॉन्डर का मतलब होता है भटकना। ही वॉन्डर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स एंड आस्क्ड अ नंबर ऑफ पीपल, वो गलियों में भटका और अनेकों लोगों से उसने पूछा, किस चीज़ के लिए, ताकि एक रूम मिल जाए। बट ही कुड नॉट फाइंड अ रूम चीप एनफ फॉर हिम, लेकिन उसे एक सस्ता रूम नहीं मिल पाया। हालांकि जब भी आप एक अनजान शहर में जाएंगे तो हालांकि आपकी भी हालत वही होगी अगर आपका वहाँ पे कोई परिचित नहीं है। आगे पढ़ेंगे। ही सेट डाउन ऑन अ पार्क बेंच टू थिंक ऑफ व्हाट ही शुड डू नेक्स्ट, वो एक भटकते भटकते एक पार्क के बेंच पे सो गया, लेट गया, वो बैठ गया और उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि उसे अब क्या करना चाहिए। ही वॉज़ वेरी टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। ही वॉज़ वेरी टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। एंड स्लेप ऑन, ये हालांकि स्लेप्ट होना चाहिए, स्लेप्ट ऑन द बेंच, और वो बेंच पर सो गया।
ही वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, सो गया और सुबह जगा। जब सुबह जगा, स्टफ्ड इन एवरी लिम्ब, उसके सारे जो अंग थे वो एक तरह से अकड़ गए थे थकान के कारण, बट स्टिफ मतलब हो गया, कठोर हो गए थे। बट ही स्माइल्ड, ही रियलाइज दैट इट वॉज द चीपेस्ट नाइट्स लॉजिंग, लॉजिंग का मतलब होता है ठहरना, दैट ही हैड एवर हैड, और उसने ये मुस्कुराते हुए महसूस किया, एहसास किया कि ये आज तक का सबसे सस्ता रूम था, सबसे सस्ती ठहरने वाली जगह थी। तो अब चूँकि एक बार हम पैसेज को पढ़ चुके हैं, अब इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे। अगर हम पैसेज को 2 से 3 बार हम पढ़ें तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद मिल पाएगी। ठीक है, चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़ बंसी लाल कुड नॉट गेट एनी अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है ठहरने का स्थान, ठहरने की जगह, रुकने की जगह। ठीक है, अकोमोडेशन फॉर द नाइट एज, देखिए कह रहे हैं कि बंसीलाल को कोई रुकने की जगह नहीं मिल पाई उस रात को, एज, क्योंकि 4 ऑप्शन है हमारे पास। आपको इस पढ़े गए पैसेज के आधार पर जो भी आंसर सही लगता है उसके हिसाब से आप अपना आंसर सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। ऑल द होटल्स इन द सिटी वर क्लोज्ड, सिटी के सभी होटल क्लोज हो गए थे। ऑल द होटल्स रूम वर बुक्ड, सभी रूम बुक हो गए थे। द होटल्स वर टू एक्सपेंसिव फॉर हिम टू अफोर्ड, यानी होटल के कमरे बहुत ज़्यादा महंगे थे, वो उसका खर्च उठा नहीं सकता था। ही वॉन्टेड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन, चारों में से क्या सही है? मुझे ये सही लग रहा है, होटल के कमरे इतने महंगे थे कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, और हम अपने OMR सीट में सी वाला जो सेक्शन, सी वाला जो ऑप्शन है उसको फिल कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड चौल्ट्री मीन्स इन द पैसेज। चौल्ट्री का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि एक ठहरने वाली निःशुल्क जगह। तो देख लीजिए, अ फ्री रेस्टिंग प्लेस, हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। तो हम डी को सॉल्व कर लेंगे। डी को हम क्या कर लेंगे? अपने OMR सीट में फिल कर लेंगे। देखिए, जितना ज़्यादा पैसेज को आप 2 से 3-4 बार पढ़ेंगे आपको उसका आंसर, उसकी मीनिंग क्लियर होती जाएगी। वंस यू गेट द क्लियर मीनिंग ऑफ द पैसेज, you will have ease to solve all the questions based on it. Okay, let us move next question. Question number 3 that we have is question number 3. The porter का मतलब होता है कूली। The porter refused to help बंसीलाल because बंसीलाल को कूली ने मना कर दिया मदद करने से। इसके लिए 4 ऑप्शन है। क्योंकि he was rude to the porter, क्योंकि वो पोर्टर से बदतमीजी पूर्वक बात कर रहा था। आपको पता है ये आंसर नहीं है बिल्कुल। ही हैड नो प्रीवियस एक्वेंटेंस विद द पोर्टर, कूली उसका पुराना परिचित नहीं था, ये भी रॉन्ग है। ही स्पोक अ लैंग्वेज विच द पोर्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड, उसने ऐसी लैंग्वेज में बात किया कि कूली समझ नहीं पाया। आपको पता है दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। ही रिफ्यूज टू पे द पोर्टर एनी टिप, उसने पोर्टर को एक भी टिप देने से मना कर दिया। तो ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन ये सबसे ज़्यादा सही इसलिए लग रहा है क्योंकि ये सारे गलत लग रहे हैं। तो हम आंसर जो हमारा होगा डी, इसको हम सही कर लेंगे अपने OMR सीट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसेज को जितनी बार पढ़ते रहेंगे उतनी बार हमारा मीनिंग क्लियर हो जाएगा और उतनी बार हमको आसानी होगी इन सारे क्वेश्चंस को जो कि उस पैसेज पे दिए गए हैं सॉल्व करने में। चलिए देखते। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगेन वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्रामर से क्वेश्चन मिलेंगे हमको। क्वेश्चन नंबर 4, द बॉयज़, यहाँ पे ब्लैंक मिलेगा आपको। इट्स अ प्रिंटिंग इट्स टाइपिंग मिस्टेक, हियर इज़ अ ब्लैंक। द बॉयज़ बिफोर एंटर द क्लास। ठीक है, द बॉयज़, अगर आपने ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, अगर आपने ट्रांसलेशन आपके टीचर ने पढ़ाया होगा तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी क्यों सही है। द बॉयज़ हैड गॉन बिफोर ही एंटर्ड द क्लास, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर से जो रिलेट सेंटेंस होता है, बिफोर कंजंक्शन से जो कनेक्ट सेंटेंस होता है, ये पास्ट इंडेफिनिट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। और उसके पहले जो हमारा सेंटेंस, जो मेन सेंटेंस होता है, दैट इज़ इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हालांकि मैं आपको यहाँ पे ग्रामर नहीं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं।
फिर भी अगर आपने पढ़ा होगा तो समझ सकते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। पिछले वाले सेट में मैंने बताया था कि कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे प्राउड के साथ आपका ऑफ आता है, निश्चित ही ऑफ आएगा, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऑफ लगा देंगे। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, यू आर प्राउड ऑफ योर सन। ठीक है, तो हम अपने OMR सीट में ऑप्शन डी को फिल कर लेंगे। लेट अस मूव फॉरवर्ड। He spent a lot of money. He spent a lot of money. Identify the word money. Now we have a question as to identify the word money. Money का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? मनी कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है? अगर आपने ग्रामर ठीक से पढ़ा है, आपने नाउन ठीक से पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि मनी इज़ नेम फॉर समथिंग, सम एंटाइटी। तो नाउन क्या है? मनी है। मनी क्या है? नाउन है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ जिसका कोई नाम होता है वो हमारा नाउन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ट? इनमें से कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ट है? रूल नहीं बताना पड़ेगा मुझे आपको। आप अगर वर्ड्स पे आपकी वोकैब अगर स्ट्रॉन्ग है, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, तो आप पहचान सकते हैं कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है, मिस स्पेल्ट है, गलत है। तो चलिए देखते हैं। इसमें से आपका जो वर्ड होगा मिसचीफ, ये हमारा सही है। बिलीव, ये यहाँ पे ई होना चाहिए, सॉरी राइटिंग वो टाइपिंग मिस्टेक है। डिसीव, अचीव, ACHIEV, ये भी सही है, ये भी सही है। और ये देखिए डिसीव की स्पेलिंग होती है DECEIVE, डिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो सी, हम अपने OMR सीट में सी को फिल कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए ग्रामर है, इसका कोई वन डे क्लास नहीं है, ग्रामर वन डे क्लास में नहीं समझाया जा सकता। अगेन वी हैव सर्टेन जम्बल्ड वर्ड्स कलेक्शंस। सही सेंटेंस इस जम्बल्ड वर्ड के कलेक्शन के हिसाब से कौन सा होगा? ठीक है, लास्ट नॉट रेनिंग इट बेन नाइट हैज़, ये हैज़ होगा, माफ़ कीजिए। अगेन वी हैव सर्टेन प्रिंटिंग मिस्टेक्स, वी हैव सर्टेन टाइपिंग मिस्टेक, हैज़। चलिए देखते हैं इसके हिसाब से, इस जम्बल्ड वर्ड कलेक्शन के हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, ये हमारा सही है। तो हम अपने OMR सीट में डी ऑप्शन को फिल कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नाउ अगेन वी हैव सर्टेन डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस 9 and 10। क्वेश्चन नंबर 9, 10 के लिए हमें अगेन एक पैसेज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक पैसेज पढ़ना पड़ेगा और उस पैसेज के कॉम्प्रिहेंशन के समझने के आधार पर हमें इनको आंसर करना पड़ेगा। चलिए एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने अपना काम समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई। ये हमारा पैसेज है लैंचो वाले चैप्टर से। ठीक है, लेटर टू गॉड वाले चैप्टर से। अगर आपने चैप्टर ठीक से पढ़ा है तो यहाँ पे आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व करके OMR सीट में फिल कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, हालांकि दिया है पढ़ने के लिए। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र ख़त्म किया, लिखना ख़त्म किया, लिख चुका था। ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प, एक टिकट खरीदने खिड़की पर गया। विच ही लिक्ड, जिसको उसने थूक लगाया। एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और तब एक मुट्ठी से, एक मुक्के से मारकर उसको थूक से चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही उसने पत्र पेटिका में पत्र डाला। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्टमास्टर स्वयं गया उसको खोलने के लिए। इट सेड, उसमें लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क फॉर, भगवान जो मनी मैंने मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, सिर्फ उसमें से 70 पीसोज ही मेरे पास पहुँचे हैं। एंड रेस्ट सेंड मी द रेस्ट, बाकी का पैसा मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इन पैसों की ज़रूरत है। ये पैसेज आपने ऑलरेडी अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। चलिए उसके आधार पर हम पैसेज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, हु वेंट टू ओपन इट, यहाँ सीधा सा लिखा हुआ है द पोस्ट मास्टर गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? द पोस्ट मास्टर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आंसर को सही कर लेंगे, बी वाले गोले को क्या कर लेंगे? फिल कर लेंगे। अगला, हाउ मच मनी डिड लैंचो गेट, लैंचो को कितना मनी मिला?
आपको पता है लैंचो की कितने मनी मिली? लैंचो को मिला था 70 पीसोस, ठीक है, 70 पीसोस। ये रहा हमारा आंसर। सेक्शंस, ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अपने OMR सीट में हम सी को सॉल्व कर लेंगे, सी को फिल कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। देखो अगर आप गिन के 15 दिन भी इसको पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस पढ़ लो ग्रामर को छोड़ के, तो इट्स वेरी इजी टू सॉल्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मच मनी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 to 12 सॉल्व करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगेन वी हैव द क्वेश्चन फ्रॉम द पैसेज, previously read पैसेज। What did Lancho think of the post office employees? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में लैंचो क्या सोचता था? सबको पता है, इट्स अ वेरी फेमस एंड पॉपुलर क्वेश्चन। बंच ऑफ क्रुक्स, क्या सोचता था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने उसके पैसे चुरा लिए हैं, तो वो क्या है? बंच ऑफ क्रुक्स है, धूर्तों का एक झुंड है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव फर्दर। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन? अगर आपने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं कि मंडेला ने किसको सबसे बड़ी दौलत बताया है किसी राष्ट्र का। ऑफ कोर्स हमारा जो आंसर होगा वो होगा इट्स पीपुल। मंडेला, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि किसी राष्ट्र की खनिज संपदा, सोना चांदी, ये सब असली दौलत नहीं है। कौन सी असली दौलत है? इसके लोग, इसके नागरिक असली दौलत हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट? फर्स्ट फ्लाइट का ऑथर कौन है? ये तो याद करने की बात है, ठीक है। तो अगर आपने याद किया होगा तो आपको पता है हमारा जो आंसर होगा वो लाइम ओ फ्लाहार्टी, ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। देखिए जितना ज़्यादा आप बुक पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा पैसेज पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये बताने की चीज़ नहीं है, हालांकि ये सब आप जानते हैं, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। 14 और 15 के लिए हमारे पास एक पोएम का एक पैसेज दिया हुआ है जिसको हम पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये अभी सेक्शन ए का पार्ट 1 चल रहा है, ठीक है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा है पोएम से, ठीक है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ हॉट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रीड, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे कि उसने मेरे हार्ट को एक चेंज ऑफ मूड चेंज किया, मेरे मूड को चेंज किया और मेरे दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया। आपने ये पोएम पूरा पढ़ा होगा। चलिए क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि व्हाट वाज द अफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। ये उसी पोएम का है, डस्ट ऑफ स्नो का। तो जब एक बर्ड ने जो है पोएट के ऊपर जो है क्या किया, कुछ डस्ट ऑफ स्नो गिराया, डस्ट ऑफ स्नो, तो उसका मूड जो है चेंज हो गया और जो पहले सैडनेस, जो सौरों में डूबा हुआ था, उससे वो बाहर निकल आया और उसका जो दिन था वो बचा हुआ वो बच गया, कम से कम उसमें उसने चिंता नहीं की। What was the effect of the fall of the dust of snow? जब उसके ऊपर बर्फ़ के धूल पड़ी तो उसको कैसा महसूस हुआ, ठीक है, कैसा महसूस हुआ, ठीक है। चेंज ऑफ हिज मूड, उसका मूड क्या हो गया? चेंज हो गया। देखिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज ऑफ मूड, ठीक है। आगे देखेंगे व्हाट वॉज सेव फॉर द पोएट, पोएट का क्या बच गया? एक तो मूड चेंज हुआ, ऊपर से क्या बचा? तो इसके लिए हमारा जो आंसर होगा सम पार्ट ऑफ द डे, उसका दिन का थोड़ा सा हिस्सा जो बचा हुआ था वो बच गया, ठीक है। इसके लिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 to 20 चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हमारे सप्लीमेंट्री बुक से कुछ क्वेश्चन से MCQs हैं। अगर आपने उन चैप्टर्स को ठीक से पढ़ा होगा तो यू कैन वेल सॉल्व दीज क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं। मिसेस पंफ्रे द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर का है, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर है। तो मिसेस पंफ्रे वॉज व्हाट, मिसेस पंफ्रे क्या थी? क्या एक पुअर लेडी थी, गरीब महिला थी, स्वार्थी महिला थी, धनवान महिला थी, या फिर एक सज्जन महिला थी, मतलब एक अच्छी महिला थी, भद्र महिला थी? तो आपको आंसर पता होगा, याद होगा। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा अ रिच लेडी। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। हु वॉज थीफ इन द स्टोरी? ये मिस प्रिंट है, इसको माइंड मत कीजिएगा, इसको अवॉइड करिएगा। हु वॉज थीफ इन द स्टोरी, स्टोरी में थीफ कौन था? क्या वो सुरेश था, क्या मंगल पांडे था, क्या
अनिलुद्दीन था और क्या हरि सिंह था। आंसर आपको पता है, हरि सिंह वॉज द थीप, और वो भी उसका ओरिजिनल नाम नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु वॉज मिडनाइट विजिटर ऑफ द स्टोरी। द मिडनाइट विजिटर, मिडनाइट विजिटर में कौन जो था, मिडनाइट विजिटर स्टोरी में मिडनाइट विजिटर कौन था? आपको पता है आंसर मैक्स था। ठीक है, मैक्स इज़ द राइट आंसर, सी होगा हमारा ऑप्शन। आप OMR सीट में क्या करते, अगर आपके पास एक क्वेश्चन पेपर होता तो उसमें सी फिल कर लेते। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज एब्राइट बॉर्न? तो एब्राइट वॉज बॉर्न इन वेयर? एब्राइट वॉज बॉर्न इन रीडिंग। एब्राइट वॉज बॉर्न इन रीडिंग, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बढ़ते हैं। सी माटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड, नेकलेस चैप्टर से ही हमारा क्वेश्चन है। माटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड, क्या माटिल्डा हमेशा नाखुश रहती थी, खुश रहती थी, हैप्पी रहती थी, खुश रहती थी, या फिर कॉन्टेंटेड, संतुष्ट रहती थी? आपको पता है माटिल्डा एक ऐसी महिला थी, वो जुदाई फिल्म के श्रीदेवी जैसे एक महिला थी, जो कभी भी खुश नहीं रहती थी, संतुष्ट नहीं रहती थी, ना ही अपने पति की कमाई से, ना ही जो भी चीज़ें उसको मिली थी उससे। तो इसका आंसर हो जाएगा माटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड अनहैप्पी। ठीक है, हालांकि यहाँ पे अगर होता अनकॉन्टेंटेड तो वो ज़्यादा सही होता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन को हम सही कर लेंगे। चलिए सेक्शन ए का अब तक हम पार्ट ए सॉल्व कर रहे थे, पार्ट बी सॉल्व करेंगे। एंड अगेन इन द पार्ट बी वी हैव अ पैसेज। ठीक है, वी हैव एन अनसीन पैसेज। तो एक बार फिर से हम पैसेज पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करना है, ये तो हमारा MCQs नहीं है, इसको आंसर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है, ताकि आप जब पढ़ें तो, चूँकि यही पैसेज आपके एग्ज़ाम में आएगा नहीं, तो पैसेज पढ़ के हम सही आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हालांकि आंसर मैंने लिख दिया पहले। चलिए पढ़ते हैं। इट इज़ आवर ड्यूटी टू ओबे आवर पेरेंट्स, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता की क्या करें, आज्ञा पालन करें। ओबे का मतलब होता है आज्ञा पालन करना। इट मीन्स दैट, इसका तात्पर्य है कि वी शुड डू ऑलवेज वॉट दे टेल अस टू डू, जो भी हमारे माता पिता कहते हैं रिजनेबली उसको हमें करना चाहिए। ठीक है, ऑल दैट वी हैव इज़ गिवन टू अस बाय आवर पेरेंट्स, हमारे पास जो भी है वो हमारे माता पिता के कारण ही हमें मिला है, हमारे माता पिता ने हमें दिया है। दे टेंड अस, वे हमें पालते हैं। हालांकि टेंड का मतलब इरादा करना भी होता है, बट यहाँ पे है दे टेंड अस व्हेन वी आर टू यंग टू डू एनीथिंग फॉर आवर सेल्व्स। कह रहे कि वे हमें उस समय पालते हैं, दे टेंड अस व्हेन वी आर, जब हम बहुत छोटे हैं और अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वे हमें उस समय पालते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, अपब्रिंग करते हैं, जब हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दे कीप अ वॉच ओवर अस इन द टाइम ऑफ सिकनेस, जब हम बीमार होते हैं, दे कीप अ वॉच, वे नज़र रखते हैं, अस इन द टाइम ऑफ सिकनेस, जब हम बीमार होते हैं तो हम पर वो नज़र रखते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। प्रोवाइड फॉर आवर अम्यूज़मेंट, हमारे आनंद का, हमारे मनोरंजन का ख्याल रखते हैं। टीच, हमें पढ़ाते हैं। अस रील, हमें धार्मिक पाठ पढ़ाते हैं। एंड गार्ड अस फ्रॉम एविल इन्फ्लुएंसेस, और बुरे प्रभावों से हमारी क्या करते हैं, गार्ड करते हैं। गार्ड का मतलब होता है रक्षा करना। ठीक है, इट इज़ द वे दैट इज़ वेल विद इन द रीच ऑफ आवर यंग, कह रहे कि यही तरीका है, यानी अपने माता पिता का कहना मानना, यही हमारा एक तरीका है जो हम कर सकते हैं, हम भी और बच्चे भी, एज वेल एज द फुल ग्रोन सन। एक बच्चे के रूप में भी हम माता पिता का कहना मान सकते हैं, और ग्रोन अप, जब हम बड़े पुत्र बन जाते हैं तब भी हम अपने माता पिता का कहना मान सकते हैं। कम से कम ये हमारी पहुंच में है, हम इतना कर सकते हैं। ठीक है, हम ये पहुंच समझ गए पैसेज। अब इसको हमको सॉल्व करना है। क्या हमारा क्वेश्चन है पहला, वाई शुड वी ओबे आवर पेरेंट्स, हम अपने माता पिता की सेवा क्यों करनी चाहिए? देखिए इसका आंसर इसी में दिया हुआ है, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया है। अब अपना यहाँ से आंसर निकाल के लिख सकते हैं कि हमारे माता पिता की सेवा हमें क्यों करनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे माता पिता की सेवा करने के लिए क्या है कि हमारे पास जो भी है वो हमारे माता पिता ने दिया है, और वे हमें पालते हैं, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और बुरे प्रभाव से बच जाते हैं। हालांकि क्वेश्चन आंसर लंबा हो जाएगा, बट हमने शॉर्ट में इसका आंसर दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डू आवर पेरेंट्स डू फॉर अस, हमारे माता पिता हमारे लिए क्या करते हैं? तो देखिए यहाँ से आंसर है, दे टेंड अस व्हेन वी आर टू यंग टू डू एनीथिंग फॉर आवर सेल्व्स। यहाँ पे इसका आंसर मिल गया। व्हाट इज़ द वे ऑफ सोइंग, कभी कभी क्या होता है कि इन क्वेश्चंस का जो पैसेज बेस्ड होते हैं, हमारे पैसेज में डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर नहीं मिलता है, इसलिए हमें अपने मन से पैसेज को पढ़ के समझ के अपना आंसर खुद फॉर्म करना पड़ता है। इसके लिए हमारा ट्रांसलेशन ग्रामर पावर मजबूत होना चाहिए।
देखते हैं, चलिए तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वे ऑफ शोइंग आवर ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल दीज बेनिफिट्स। हम क्या कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता, क्या कर सकते हैं हम अपने माता पिता के लिए ताकि हम अपना धन्यवाद उन माता पिता को दे पाएँ। ठीक है, बेनिफिट, जो बेनिफिट्स उन्होंने हमें दिया है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है, प्लेजर का मतलब होता है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, प्लेजर बोले तो हैप्पीनेस। ठीक है, तो कौन सा वर्ड प्लेजर के सिनोनिम के रूप में यहाँ पे आया हुआ है, चलिए सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वाई शुड वी ओबे आवर पेरेंट्स। ठीक है, इसका आंसर दिया है, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स बिकॉज दे प्रोवाइड अस विथ एवरीथिंग वी हैव। जो कुछ हमारे पास है हमारे माता पिता ने दिया है। टेक केयर ऑफ, और जब हम बीमार होते हैं, व्हेन वी आर यंग, जब हम छोटे होते हैं बीमार होते हैं तो हमारा ख्याल रखते हैं। रिलीजन हमें धार्मिक पाठ पढ़ाते हैं, हमारी बुरे प्रभाव से रक्षा करते हैं। एंड एंश्योर आवर वेलबींग, और हमारे कल्याण को क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, बी है, व्हाट डू आवर पेरेंट्स डू फॉर अस, फॉर 2 मार्क्स, 2 नंबर के लिए हमारे माता पिता हमारे लिए क्या करते हैं। सीधा सा आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा, आवर पेरेंट्स टेंड टू अस व्हेन वी आर यंग। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारे ऊपर नज़र रखते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं हमारा ध्यान रखते हैं, प्रोवाइड फॉर आवर नीड्स, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और ये सारी चीज़ें आपके आंसर में आ जाएंगी, हमें बुरे प्रभाव से बचाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, व्हाट इज़ द वे ऑफ शोइंग आवर ग्रेटिट्यूड। हमारी कृतज्ञता यानी हमारा एहसान, उनका एहसान चुकाने के लिए हमारे पास क्या है, अपना क्या है, हम किस तरीके से अपना एहसान, उनका एहसान का बदला हम चुका, हालांकि एहसान का बदला नहीं चुका सकते, हम अपना धन्यवाद कैसे दे सकते हैं। देखिए, द वे ऑफ शोइंग ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल दीज बेनिफिट्स इज़ बाय बीइंग ओबीडिएंट। हम सिर्फ उनके आज्ञा का पालन करें और इस प्रकार से हम अपना धन्यवाद उनको दे सकते हैं। द वे ऑफ शोइंग ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल दिस बेनिफिट्स इज़ बाय बीइंग ओबीडिएंट टू आवर पेरेंट्स। अपने माता पिता का कहना माने, इस प्रकार से हम उनको धन्यवाद दे पाएंगे उन सारी चीज़ों के लिए जो उन्होंने हमारे लिए किया है। कौन सा वर्ड है जो प्लेजर का सिनोनिम है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स प्लेजर। तो प्लेजर का सिनोनिम वर्ड कौन सा है, देखिए यहाँ पे है अम्यूजमेंट्स। अम्यूजमेंट मतलब प्लेजर होता है, हैप्पीनेस होता है। ठीक है, तो हमारा वर्ड हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, द वर्ड अम्यूजमेंट इन द पैसेज मीन्स प्लेजर। और इस प्रकार से हमने ये पैसेज सॉल्व कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी हमारे पास आ गया है, जो राइटिंग का सेक्शन है। ज़्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है, आपके टीचर ने, इंग्लिश टीचर ने आपको स्कूल में या फिर अगर आपने कहीं कोचिंग क्लासेस लिया होगा तो आपको लेटर राइटिंग सिखाया गया होगा। ठीक है, तो सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन का है। तो वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस ओवर राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एट्सेट्रा। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज। अपने भाई की शादी में अपने दोस्त को इन्वाइट करते हुए एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो आपको पता है बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, पोएम का फॉर्मेट होता है, वो क्या होता है, लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, सबसे पहले जो है सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है। ठीक है, दिस इज द सेंडर्स एड्रेस लिख दिया जाता है। फिर डेट लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है, फिर डेट हमारा लिखा जाता है, जिस दिन लेटर लिखा जा रहा है उस दिन का डेट लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद सैल्यूटेशन होगा, डियर सुनील, जिसको लिखा जा रहा है उसको सैल्यूट करते हैं डियर सुनील बोल के, जो भी उसका नाम होगा। डियर फ्रेंड कह सकते हैं, आई एम वेरी ग्लैड। अब उसके बाद से हमारा लेटर स्टार्ट होता है और हमारा पर्पज़ क्या है, लेटर का जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है कि अपने दोस्त को अपने भाई की शादी पे बुलाना है। ठीक है, आई एम वेरी ग्लैड। अब लेटर यहाँ पे स्टार्ट होगा, पहले एड्रेस अपना दे देंगे, फिर डेट दे देंगे, फिर सैल्यूट कर लेंगे। आई एम वेरी ग्लैड टू इन्वाइट यू टू माई एल्डर ब्रदर पूरब वेडिंग विच विल टेक प्लेस ऑन 2 जुलाई 2000, जो भी है, माई रेजिडेंस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेरे भाई की शादी मेरे खुद के निवास स्थान पे होनी है। एट माई आई एम इन्वाइट यू टू एल्डर ब्रदर्स पूरब्स वेडिंग है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं इसको एक बार। आई एम वेरी ग्लैड टू इन्वाइट यू टू माई एल्डर ब्रदर्स पूरब्स वेडिंग विच विल टेक प्लेस ऑन 2 जुलाई 2000 माई रेजिडेंस। वी ऑल वुड बी वेरी हैप्पी इफ़ यू कम टू अलॉन्ग विथ योर फैमिली। हम बड़े खुश होंगे अगर तुम अपनी फैमिली के साथ आते हो। यू हैव टू अटेंड ऑल द फंक्शंस, सो कम अ डे बिफोर द मैरिज। एक दिन पहले आना ताकि सारे फंक्शंस को तुम अटेंड कर पाओ अपनी फैमिली के साथ। यू विल ऑल्सो रिसीव द फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड सुन, तुम्हें जल्द ही जो है इन्विटेशन कार्ड मिल जाएगा। विथ लव एंड काइंड रिगार्ड्स। ठीक है, हालांकि ये पार्ट जो है हमारा यहाँ
एक अलग पैराग्राफ में लिखा जाता है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, उसको अलग, ये जो चीज़ है यहाँ पे इनविटेशन हो गया, और ये जो चीज़ है इसको जो क्लोजिंग कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, उसको यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा वो, और फिर नीचे योर पेरेंट्स विथ ऑल लव एंड काइंड रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स है, ये जो पूरी लाइन है यहाँ पे लिखी जाएगी। और नीचे हम क्या करेंगे, सॉलिड ये हमारा क्लोज कर देंगे, योर्स अफेक्शनेटली फ्रेंडली लेटर में योर्स लविंगली या फिर योर्स अफेक्शनेटली लिखा जाता है, योर्स लविंगली भी लिखा जाता है जैसा लेटर का, और नीचे अपना नाम लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम लेटर लिख पाएंगे। आपको पता है कि लेटर राइटिंग यहाँ पे मैं नहीं सिखा सकता, टाइम की कमी हो जाती है, तो लेटर राइटिंग आप खूब अच्छे से घर पे लिखें, प्रयास करें, 2-4 लेटर राइटिंग देखें, ऑब्जर्व करें, फिर आपको लेटर राइटिंग आ जाएगी। ठीक है। तो चलिए, हमने लेटर पढ़ लिया है, कैसे लिखना है आप अपने घर पे खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, अपने स्कूल में, अपने कोचिंग क्लास में प्रैक्टिस करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये आपका, ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है, लेकिन इसका जो एक और करके अथवा करके आप लिख सकते हैं, एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, या तो लेटर लिखे या तो एप्लीकेशन लिखे। मैंने दोनों सॉल्व कर दिया है ताकि आप दोनों चीज़ें समझ पाएँ। एप्लीकेशन राइटिंग में जो है अपना एड्रेस, एप्लीकेशन राइटिंग में, यहाँ एप्लीकेशन राइटिंग है, क्या हमारा सब्जेक्ट है देख लेते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर अ वीक एज यू आर इल। ठीक है, अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है, किस लिए, आप बीमार हैं और 1 हफ्ते की छुट्टी मांगनी। ये वी आर क्वाइट फैमिलियर विद दीज काइंड्स ऑफ लेटर्स, हम ऐसे लेटर्स लिखते रहे हैं। ठीक है, तो कैसे लिखना है देख लीजिए। पहले लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, पहले लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, फर्स्ट वी राइट टू द प्रिंसिपल। ठीक है, टू द प्रिंसिपल, और जिसके प्रिंसिपल है उसका एड्रेस, स्कूल का एड्रेस लिख देते हैं, स्कूल का नाम और एड्रेस लिख देते हैं। कृष्णा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल आगरा। ठीक है, वो उसका प्लेस लिख देते हैं, एड्रेस, और स्कूल का नाम लिख देते हैं। फिर जो है उस दिन का डेट लिखना होता है हमें, जिस दिन लेटर लिखा जा रहा है, एप्लीकेशन लिखा जा रहा है। फिर आप जो एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं उसका सब्जेक्ट क्या है, ताकि सब्जेक्ट पढ़ के प्रिंसिपल जान जाए कि ये लेटर, ये एप्लीकेशन किस बारे में, और पूरा का पूरा एप्लीकेशन लिखना ना पड़े। अब देख सकते हैं, मैं इसको एक बार रीड कर लेता हूँ कैसे लिखना है। बाकी ये तो प्रैक्टिस का मैटर है, यहाँ पे लिखना तो मैं सिखा नहीं सकता, ये प्रैक्टिस का मैटर है कि अच्छा एप्लीकेशन कैसे लिखें। ठीक है, हालांकि ऐसे क्लासेस भी हम फ्यूचर में लेके आएंगे कि कैसे अच्छा लेटर लिखें, कैसे अच्छे एप्लीकेशंस लिखें, ईमेल लिखें, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। बट अभी हमने सॉल्व कर दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू that I have been suffering from food poisoning since yesterday. The doctor has advised me to take complete bed rest for 4 days
So I request you to grant me leave for 4 days from 8 March 2000 to 15th March. ठीक है. मेडिकल सर्टिफिकेट इज अटैच्ड हियर विथ, यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच किया गया है एज एन एविडेंस. आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू फॉर द सेम. मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा. थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली XYZ. यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है, हालांकि XYZ ही आप एग्ज़ाम में लिखें, नाम ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है. इससे जेंडर का पता चल सकता है और हो सकता है एग्जामिनर जेंडर बायस्ड हो तो आपके नंबर काट लेगा. हो सकता है लड़कों के अगेंस्ट हो सकता है लड़कियों के अगेंस्ट हो तो नंबर काट सकता है. इसलिए हम अपना नाम न लिख के क्या करेंगे, ठीक है, आप वहाँ पे XYZ लिख देते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया. नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. अब रिपोर्ट राइटिंग. अगेन वी हैव क्वेश्चन ऑन राइटिंग सेक्शन. राइट अ रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल अबाउट 80 to 100 वर्ड्स. ठीक है. रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, जैसे न्यूज़पेपर में जो खबरें छपती हैं एक्सीडेंट की या फिर कहीं किसी फंक्शन की, तो जो भी चीज़ें होती है उसकी वो कैसे हुआ उसकी रिपोर्ट लिखनी होती है, तो उसी को हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं. जैसे रिपोर्टर लोग होते हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्टर, वो क्या करते हैं, न्यूज़ देते हैं न्यूज़पेपर एडिटर को, और वो रिपोर्ट किया जाता है, एक न्यूज़ के रूप में लिखी जाती है, प्रिंट होती है, पब्लिश होती है न्यूज़पेपर्स में. तो वैसे ही कुछ यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है कि आपके स्कूल में एक एनुअल फंक्शन हुआ और उसके लिए देखिए और उसकी रिपोर्ट राइटिंग करनी, रिपोर्टिंग करनी है. ठीक है. और उसकी रिपोर्ट राइटिंग के लिए थोड़े हमारे पास हिंट भी हैं. व्हेन इट वाज सेलिब्रेटेड कैसे लिख सकते हैं, कैसे प्रोसीड कर सकते हैं कि ये लेटर ये हमारा जो एनुअल फंक्शन हुआ ये कब सेलिब्रेट हुआ, तैयारी कैसे थी, गेम्स ऑन स्पोर्ट्स क्या हुए उसमें, और कल्चरल प्रोग्राम्स क्या हुए, अराइवल ऑफ चीफ गेस्ट, रीडिंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, चीफ गेस्ट आए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एनुअल रिपोर्ट्स भी बांटे गए, डिस्ट्रीब्यूट किए गए, स्पीच बाय द चीफ, और चीफ जो हमारे गेस्ट थे उसमें एनुअल फंक्शन में उनका स्पीच हुआ, और थैंक्स गिविंग स्पीच हुआ. ठीक है, वोट ऑफ थैंक्स वाला स्पीच हुआ बाय द प्रिंसिपल, और उसके बाद कंक्लूजन. ये हिंट है, इतने हिंट को लेके आप अगर बना के लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे से लिख पाएंगे. रही बात फॉर्मेट की, तो मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ. पहले रिपोर्ट, जब भी आप न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ पढ़ेंगे छोटा या बड़ा, तो उसका एक टाइटल होता है, दिस इज़ द टाइटल. ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा टाइटल है एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन. ठीक है, ये होता है. और ये जो माफ़ कीजिएगा ये हमारा टाइपिंग मिस्टेक है, ये चीज़ इसके नीचे होनी चाहिए, चाहे यहाँ कर लो चाहे इसी के नीचे यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, कहीं भी लिख सकते हैं बाई, और जिसने लिखा है उसका नाम. तो यहाँ पे नाम ना लिखें, यहाँ पे XYZ, या फिर क्वेश्चन में अगर नाम दिया हुआ तो वो नाम लिख सकते हैं. और ये चीज़ें पढ़ लीजिए कैसे जो है दिए गए हिंट के आधार पे ये हमारा रिपोर्ट राइटिंग है. गीतांजलि पब्लिक स्कूल सेलिब्रेटेड, स्कूल का नाम भी देना पड़ेगा. गीतांजलि पब्लिक स्कूल, कोई अपना रैंडम से नाम लिख सकते हैं, अपने स्कूल का नाम मत लिखिएगा. गीतांजलि पब्लिक स्कूल सेलिब्रेटेड इट्स एनुअल फंक्शन विद ग्रेट एंथुजियाज्म ऑन 7th of March 2025. The entire school was beautifully decorated and preparations began weeks in advance. ठीक है. The event started with games and sports competitions followed by a cultural program including dance, music and drama performance by students. The chief guest Shashi Tharoor का आपने नाम सुना होगा. He is a very great politician. His English is wow, you know. Shashi Tharoor arrived and was welcomed warmly. The principal presented the annual report highlighting the school's achievement. ठीक है. The prize distribution ceremony honored students for their excellence. The chief guest gave an inspiring speech, and the principal thanked everyone. The event ended on a joyful note. ठीक है, ये हमारा हो गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Let us move. Question number 2, 3 हो गया. ठीक है, इसका भी 3 हो गया. 3 का अथवा करके क्वेश्चन देता है, आप आर्टिकल लिख सकते हैं. आर्टिकल का मतलब आप समझ लीजिए कोई एस्से लिखना. ठीक है, एस्से लिखना. तो इसमें क्या करना पड़ता है, आपको एक टाइटल देना पड़ता है. जैसे आप एस्से लिखते हैं तो एस्से के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक टाइटल देना पड़ता है जिस विषय पे आप लिख रहे हो. लेकिन आर्टिकल में क्या करना होता है, टाइटल देने के बाद जो लिख रहा है उसका बाई करके नाम भी लिखना होता है. ठीक है, 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है. आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. आर्टिकल जैसे एस्से होता है, आप एस्से समझ लीजिए. यूपी बोर्ड में मोटा मोटी हम ये समझा सकते हैं कि आर्टिकल यानी एस्से. हालांकि आर्टिकल और एस्से में एक बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है. पहले तो डिफरेंस यहीं पर दिख रहा है कि टाइटल के साथ जिसने लिखा है उसका नाम भी बाई करके लिखना होता है. ठीक है, और ये नाम यहाँ पे होगा, यहाँ नीचे होगा. ठीक है, चाहे इधर कर लीजिए, इसके नीचे इधर, या फिर इसके नीचे यहाँ पे कर लीजिए. ठीक है, बाई जो नाम आप अपना लिख सकते हैं.
हालांकि ना लिखे तो ज़्यादा सही होगा, XYZ लिख दीजिए, ठीक है। आर्टिकल ऐसे जैसे लिखना होता है, अ स्कूल लाइब्रेरी इज़ एन एक्सीलेंट पार्ट ऑफ एवरी स्कूल, ठीक है। इट प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ पीसफुल प्लेस टू रीड एंड लर्न। अ वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी, यहाँ पे बताना है कि लाइब्रेरी का क्या महत्व होता है एक स्कूल में अगर हो तो। अ वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी हैज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ बुक्स अरेंज नीटली ऑन shelves. It contains books on various subjects like science, history, literature and general knowledge. Students can find helpful resources for their studies and develop good reading habit. The library is a treasure का मतलब होता है खजाना of knowledge that helps students grow intellectually. It plays a vital role in education and should be used wisely by every student, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल रहा। आप तो याद रखिएगा, आर्टिकल में एक टाइटल होता है, उस टाइटल के नीचे क्या होता है, जिसने लिखा है उसका बाय करके नाम होता है। कोई भी नाम आप रैंडम से लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप अपना नाम लिखें। चलिए सेक्शन सी पे आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 हमको सॉल्व करना है। सेक्शन सी पूरी तरह से डेडिकेटेड है ग्रामर के लिए, जिसमें आपको नरेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, पैसिव वॉइस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन आपका होगा पंचुएशन पे, ठीक है। तो लेट अस मूव क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या करना है, यानी नरेशन पे हमारा सवाल है, क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं। ही सेड टू मी आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, ठीक है। अगर आपने नरेशन ठीक से पढ़ा है तो आप इसके आंसर को रिलेट कर पाएंगे कि वो सही है, सही पकड़ पाएंगे कि सही है या गलत है, ठीक है। देखिए आंसर दिया हुआ है, ही टोल्ड मी, सेट चेंज हो जाता है टोल्ड में, मी, दैट टू रॉन्ग, टू नहीं लगाते हैं, मी, और यहाँ पे दैट लगाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, दैट ही, आई चेंज हो जाएगा ही में, ही वुड गो टू द स्कूल, और टुमारो चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप अपने पढ़े हुए नॉलेज के आधार पर इसको मिला सकते हैं, रॉन्ग नहीं है, ये सही है। दूसरा है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। तो आपको पता है कि पैसिव वॉइस में हमारा जो ये होता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। अ लेटर सी इज़ राइटिंग अ लेटर इज़ बीइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, इसलिए इसका पैसिव बनेगा अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हर, ठीक है। ये है, सॉल्व कर दिया हमने। आगे ये देखेंगे पंचुएट द फॉलोइंग। पंचुएशन है, पंचुएशन में सही पंचुएशन मार्क लगाने होते हैं, कैपिटलाइजेशन करना होता है जहाँ ज़रूरत हो। द टीचर, आपको पता है सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है, पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। द टीचर सेड, यहाँ पे नरेशन का ही है, ये नरेशन नहीं है लेकिन नरेशन का एक सेंटेंस है यहाँ पे नरेशन के फॉर्मेट पे, और इसको पंचुएट करना है। द टीचर सेड, यहाँ पे सेड टू मी के बाद एक कॉमा लगाएंगे, और जो हमारा सेड वर्ड होता है, पूरा वर्ड का कलेक्शन होता है, उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं। उसकी जैसा नेचर होता है, क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप जैसा नेचर होता है वैसा लगा देते हैं। द टीचर, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, और डबल इन्वर्टेड कॉमा का के अंदर जो सेंटेंस होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हमने सी सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 4 का डी सॉल्व करेंगे। इट्स अ शॉर्ट पीस ऑफ हिंदी पैसेज जिसको ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में, ठीक है। देखिए ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, ट्रांसलेट कर दिया है, आप देख सकते हैं। ट्रांसलेशन ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सीखेंगे तो आपको इंग्लिश से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, वो कैब अपने आप तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, वर्षा ऋतु बहुत महत्वपूर्ण होती है। रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेनी सीजन होना यहाँ पे होना चाहिए, रॉन्ग टाइप हो गया, रेनी सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्षा ऋतु बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के कुछ भागों में अधिक वर्षा हो रही है, देयर इज़ एक्सेसिव रेनफॉल। इन सम पार्ट्स, कुछ भागों में देयर इज़ नो रेनफॉल एट ऑल, बारिश हो ही नहीं रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। बोथ ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर अ चैलेंज फॉर द कंट्री, और ये दोनों समस्याएं देश के लिए एक चुनौती है। सेक्शन डी पे आ गए फाइनली, एंड वी आर अबाउट टू फिनिश सेक्शन डी। लिटरेचर का हमारा पार्ट है, इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे आपके टेक्स्ट बुक से और सप्लीमेंट्री से। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये तीन यहाँ पे कह रहे हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। 30 to 40 वर्ड्स के अंदर आपको इसका आंसर लिखना होता है। 5-10 वर्ड इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन अब 20 वर्ड ज़्यादा या कम नहीं हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन ए है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ए है, वाई वॉज लैंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर। ये तो रटा रटा एक क्वेश्चन है
कि लैंचो पैसा गिनने पर क्यों गुस्सा गया, क्योंकि उसको पैसे कम मिले थे, उसने 100 पीसोस मांगे थे, उसने रिसीव किए थे 70 पीसोस, ठीक है, 30 पीसोस उसको अभी नहीं मिले थे। वही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए आप आंसर फॉर्म कर पाएंगे करेक्ट ग्रामर के हिसाब से, या फिर कम से कम एक ठीक ठाक तो कर ही पाएंगे मॉडरेटली, अगर आपका ट्रांसलेशन पावर ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी वोकैब अच्छी रहेगी। तो वो वन डे प्रोसेस तो नहीं है, उसके लिए आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अंडर अ वेरी गुड टीचर। When Lancho counted the money, he got angry. वो गुस्सा गया जब उसने पैसा गिना, because there were only 70 pesos in the envelope while he had asked for 100 pesos. 70 pesos ही थे जबकि उसने 100 पीसोस मांगा था, ठीक है। इसके भी और करके क्वेश्चन एक ही सॉल्व करना था। व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ ट्रू फ्रीडम, सच्ची आज़ादी क्या है मंडेला के हिसाब से, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के हिसाब से है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला ट्रू फ्रीडम इज़ नॉट जस्ट अबाउट रिमूविंग ऑपरेशन। खैर नेल्सन मंडेला के हिसाब से अत्याचार को ख़त्म कर लेना सिर्फ जो है आज़ादी, सच्ची आज़ादी नहीं होती है, बट ऑल्सो अबाउट अलाउइंग एवरीवन टू लिव विद डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स सम्मान एंड इक्वल राइट्स, और बराबर के अधिकार के साथ जीने के लिए सबको अलाउ करना क्या है, सच्ची आज़ादी है नेल्सन मंडेला के हिसाब से। ही बिलीव दैट रियल फ्रीडम मीन्स बीइंग फ्री फ्रॉम फियर। उनको ये विश्वास था, वो ये मानते थे नेल्सन मंडेला कि सच्ची आज़ादी वो है जब व्यक्ति को क्या किया जाए, व्यक्ति डर से आज़ाद रहे, किसी भेदभाव से आज़ाद रहे और स्वतंत्र रहे, फ्रीडम और इनजस्टिस अन्याय से आज़ाद रहे, इनेबलिंग ऑल पीपल टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। और सभी व्यक्तियों को कम से कम इतनी तो आज़ादी हो कि वो अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर पाएँ, पूरी क्षमता दिखा पाएँ, अपनी पूरी क्षमता से क्या करें, कुछ प्रोड्यूस कर पाएँ, ठीक है। अब इसका बी हम पढ़ेंगे। व्हाट रिस्क डिड द राइटर टेक वाइल फ्लाइंग एंड व्हाई। लेखक ने उड़ते समय यानी कि प्लेन उड़ाते समय, द ब्लैक एरोप्लेन वाले चैप्टर से है ये, कौन सा रिस्क लिया, ठीक है। तो उसने घर जाने का, यानी उस तूफ़ान में, उस तूफ़ानी रात में, उस काले बादलों वाली रात में जो है, तूफ़ानी रात में प्लेन उड़ाने का उसने रिस्क लिया था। वही सारा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं किनारे हट जाऊँगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसे ज़्यादा हो जाता है, विजुअली एंड ऑडिबली ज़्यादा याद होता है। द राइटर टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग थ्रू अ स्टॉर्म डिस्पाइट लो फ्यूल। तेल कम था, ईंधन कम था, और फिर भी उसने जहाज़ को उड़ाने का जो रिस्क लिया, ठीक है। बिकॉज क्योंकि ही वॉन्टेड टू रीच होम क्विकली, क्योंकि वो जल्दी से घर पहुंचना चाहता था। ट्रस्टिंग एन अननोन ब्लैक एरोप्लेन, और एक अनजान से काले एरोप्लेन का उसने विश्वास किया। गाइडिंग हिम, जो उसको निर्देश दे रहा था, गाइड कर रहा था। ही इग्नोर्ड द डेंजर ओनली टू लेटर रियलाइज दैट नो सच प्लेन एग्जिस्टेड। करे कि ही इग्नोर्ड द डेंजर्स, उसने ख़तरे को इग्नोर कर दिया, ओनली टू लेटर रियलाइज, और बाद में उसको ये एहसास हुआ कि ऐसा कोई प्लेन नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन का और करके दिया हुआ, मैंने इसको सॉल्व कर दिया, हालांकि आपको एक ही करना होगा। वाई डज़ एनीथिंग दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। यानी को क्यों लगता है कि जो कागज़ का टुकड़ा होता है उसमें ज़्यादा धैर्य होता है, इंसानों में तो उसकी तुलना में कम धैर्य होता है, ठीक है। एनी थॉट दैट सी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी। एनी को लगता था कि अपनी डायरी में ज़्यादा बातें वो राज की लिख सकती थी, दैन पीपल, राज की बातें अपनी डायरी को बता सकती थी लोगों से भी ज़्यादा। क्योंकि सी फेल्ट दैट, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि पेपर हैड मोर पेशेंस, क्योंकि पेपर में ज़्यादा धैर्य होता है, दैन पीपल टू लिसन टू हर थाट्स। पेपर का टुकड़ा उसको ज़्यादा सुन पाएगा, ठीक है। ऐसा लगता था, पेपर सुनेगा कैसे, मतलब पेपर में जितना आप लिख सकते हैं, ठीक है, जितनी जगह हो। इंसान हो सकता है आपको सुनते सुनते बोर हो जाए, तो ये ऐसा एनी फ्रैंक को लगता था। सो इट वाज ईजियर फॉर हर टू राइट ऑल काइंड ऑफ थॉट। हर आदमी को सभी प्रकार की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन एनी को लगता था कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है। अखबार, ये जो कागज़ होता है उसमें ज़्यादा, कागज़ का टुकड़ा होता है उसमें ज़्यादा पेशेंस होता है। उससे जितनी चाहें बातें कर लें, मतलब उसमें जितना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन इंसान का एक लिमिट होगा, एक टाइम के बाद वो बोर या गुस्सा सकता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इट वाज ईजियर, उसके लिए आसान था कि उसमें अपने सभी प्रकार के विचारों को उसमें जो उसके दिमाग में थे उसमें लिख पाती थी अपनी डायरी में। सी न्यू दैट, वो जानती थी कि हर डायरी विल कीप हर थॉट सेफ, और वो जानती थी कि अगर आप इंसान से कोई बात बता सकते हैं, देयर आर चांसेस कि वो किसी और से उसको रिवील कर सकता है, बता सकता है, लेकिन डायरी तो कम से कम नहीं बताएगी। एनी ऐसा सोचती थी, और उसके थॉट्स को उसको लगता था कि उसके जो भी विचार है जो वो डायरी में लिख रही है वो सुरक्षित होंगे, एंड वुड नॉट मेक अननेसेसरी कमेंट्स, और वो डायरी जो है उन पर जो कुछ भी उसमें लिखा जाएगा उस पर वो अननेसेसरी कमेंट नहीं करेगी। हो सकता है आपके दोस्त
को अपनी बात आप बताएं, या फिर एनी फ्रैंक अपने दोस्त को कुछ बताती है तो हो सकता है उसके दोस्त उस पर अननेसेसरी कमेंट करने लगे, ठीक है। डायरी तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सकती। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव फॉरदर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आ गए हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर है। यहाँ पे देखिए 60 वर्ड में आपको आंसर देना है। चैप्टर है बुद्धा वाला चैप्टर, सरमन एट बनारस। व्हाट डिड, क्वेश्चन नंबर 6 का है, व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द मोर्टल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के नश्वर के बारे में। नश्वर यानी जो प्राणी मरने वाले होते हैं, नश्वर होते हैं, मरणशील होते हैं, उनके बारे में बुद्धा क्या कहते हैं। चलिए इसका आंसर अभी आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। बुद्धा सेड दैट ऑल मोर्टल्स इन द वर्ल्ड आर लाइक राइप फ्रूट्स दैट विल फॉल एंड पेरिस। पेरिस मतलब होता है गायब हो जाना, वन डे। बुद्धा कहते हैं कि दुनिया में जितने भी नश्वर प्राणी हैं वो पके हुए फल की भांति हैं और वो कभी भी गिर सकते हैं, पेरिस गायब हो सकते हैं, मतलब गिर सकते हैं वन डे। एक दिन वो क्या हो जाएंगे, पेरिस हो जाएंगे, इस दुनिया से समाप्त हो जाएंगे। जैसे पका फल एक दिन गिरता है और दुनिया से समाप्त हो जाता है, चाहे लोग उसको खा लेते हैं चाहे वो सड़ जाता है मिट्टी में। जस्ट एज एवरी वन बॉर्न मस्ट फेस डेथ, जैसे कि जिस प्रकार, ठीक उसी प्रकार से जैसे जो भी जन्म लेता है वो मर जाता है, मृत्यु का सामना करता है। नो वन कैन एस्केप हिज ट्रुथ, दिस ट्रुथ, और इस सच से कोई नहीं बच सकता, यानी मृत्यु सबको आनी ही आनी है। ही थॉट दैट, उसने सोचा, बुद्धा सोचते थे कि ग्रीविंग ओवर डेथ ब्रिंग्स सफरिंग एंड विजडम लाइज इन एक्सेप्टिंग लाइफ्स इम्परमानेंस। कह रहे कि बुद्धिमानी इसी में है कि जीवन के सत्य को स्वीकार किया जाए, ठीक है। पीस कम्स फ्रॉम लेटिंग टू गो ऑफ अटैचमेंट्स एंड डिज़ायर, यानी कि अपने अटैचमेंट से और डिज़ायर, अपनी इच्छाओं से क्या हो जाना है, मुक्त हो जाना ही क्या है, शांति देता है, ठीक है। तो यहाँ पे बुद्धा के ये थॉट हैं मोर्टल्स के बारे में। कहते हैं कि पीस कम्स, शांति आती है कहाँ से, फ्रॉम लेटिंग गो ऑफ अटैचमेंट, जब अपने अटैचमेंट्स को हम जाने देते हैं, अपनी इच्छाओं को जाने देते हैं तो हमें खुशी मिलती है, ठीक है, शांति मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का बी है, बी को हम आंसर करेंगे। व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फ्रॉम हिज पीपल। कह रहे कि अब फॉर हिज पीपल, अपने लोगों के लिए आज़ादी प्राप्त करने में नेल्सन मंडेला को क्या समस्याएं, क्या कठिनाइयां सहनी पड़ी। तो आपने ये बुक अगर पढ़ा है तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैं किनारे हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने बड़ा अच्छा आंसर फॉर्म किया है। मैं एक बार इसको पढ़ के सुना देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। नेल्सन मंडेला फेस मेनी डिफ़िकल्टीज इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। अपने लोगों के लिए आज़ादी प्राप्त करने में नेल्सन मंडेला को बहुत ज़्यादा समस्याएं, बहुत ज़्यादा कठिनाई सहनी पड़ी। ही एंड्योर्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने जातिगत भेदभाव को बर्दाश्त किया, ऑपरेशन अन्याय बर्दाश्त किया, अत्याचार बर्दाश्त किया, अपार्थीड, काले गोरों के भेद जिसको अपार्थीड बोला जाता था, उसमें उन्होंने अत्याचार बर्दाश्त किया, वर्षों तक जेल में रहे। ही द गवर्नमेंट ट्रीटेड हिम एंड अदर एक्टिविस्ट हार्शली, यानी जो गवर्नमेंट थी, जो शासन थी, प्रशासन थी, उनके साथ और उनके साथियों के साथ बड़ा कठोर व्यवहार किया। बैनिंग प्रोटेस्ट, उनका विरोध पर जो है बैन लगा दिया। प्रोटेस्ट यानी विरोध होता है, यूजिंग वायलेंस, और उन पर अत्याचार किया, हिंसक कार्यवाही की। ही स्पेंड 27 ईयर्स इन प्रिजन, उन्होंने 27 साल जेल में बिताए, अवे फ्रॉम हिज फैमिली, अपनी फैमिली से दूर होकर। डिस्पाइट दीज चैलेंजेज, इन सारी चुनौतियों के बावजूद, ही रिमेन्ड डिटरमिन्ड, वो दृढ़ इरादे वाले बने रहे फॉर टू फाइट फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। क्यों, किस चीज़ का उन्होंने दृढ़ इरादा किया था, इक्वालिटी, समानता के लिए और अन्याय के लिए, समानता के लिए और न्याय के लिए उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया था, संकल्पवान बने रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कि डस्ट ऑफ स्नो पोएम से आप क्या सीखते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो टीचेज अस दैट इवन स्मॉल मोमेंट्स इन नेचर कैन ब्रिंग जॉय। सिखाता है डस्ट ऑफ स्नो की प्रकृति में बिताए गए स्मॉल मोमेंट्स भी क्या कर सकते हैं, हमारे लिए खुशी ला सकते हैं, और चेंज आवर मूड, और हमारा मूड चेंज कर सकते हैं। इट शोज दैट बैड टाइम्स डोंट लास्ट फॉर एवर। ये पोएम ये भी हमें सिखाता है कि ख़राब समय हमेशा नहीं रहता है। एंड लिटिल थिंग लाइक फॉलिंग स्नो, और प्रकृति की एक छोटी सी घटना जैसे कि आपके ऊपर बर्फ़ के थोड़े से पाउडर गिर जाना, कैन मेक अस फील हैप्पी एंड
होपफुल अगेन, हमें खुश कर सकता है और हमें फिर से आशावान बना सकता है। ठीक है, तो ये पोएम बताता है कि प्रकृति की छोटी सी घटना भी क्या कर सकती है, आपका मूड चेंज कर सकती है और आपको आशा से भर सकती है। ठीक है, चलिए, वी गॉट इट। अगेन वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन नंबर 7 का एक अथवा करके है, देख लेते हैं इसको। राइट 4 लाइन्स ऑफ पोएम। इसमें आपको क्या करना होता है, या तो आप उसके ये क्वेश्चन को आंसर कर लीजिए 7 का, या फिर आप एक सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। सेंट्रल आइडिया कह रहा हूँ, सॉरी, आप पोएम की 4 लाइन लिख सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक से। ठीक है, पेपर में जो अगर कोई पोएम का पार्ट दिया है तो वो नहीं लिखना है, आपको अपनी लर्न की हुई कोई पोएम लिखनी है। फायर एंड आइस, ठीक है, सम से द वर्ड, ये 4 लाइन की पोएम है, पोएम की 4 लाइन्स है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप पोएम याद करिए या फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, एक ही बात है, मार्क्स सेम है। यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए 30 to 40 to 50 वर्ड्स के लिए हमको आंसर लिखना है। राइट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फोर, कोई इन दिए गए सेंट्रल आइडियाज़ 3 ABC, तीनों में से कोई एक सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। ठीक है, कोई भी एक लिखना होता है। हमने ये लिख लिया है, मैं किनारे हट जाता हूँ, आप इसका आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, बहुत कंसाइजली इसको मैंने प्रिपेयर किया है। ठीक है, ये है आपका सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम ऑफ द डेंजरस, ये आपका सी वाला हमने सेंट्रल आइडिया लिखा हुआ है। ठीक है, एक ही कोई लिखना होता है तो मैंने एक लिख दिया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते हैं। आपको कम से कम 2 सेंट्रल आइडिया लर्न कर लेना होगा। ठीक है, तो उनमें से कोई एक आ जाएगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। ठीक है, अगेन वी हैव शॉर्ट क्वेश्चन, 3 मार्क्स के लिए है। व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता क्या था जो डॉक्टर को लगता था। तो ट्रिकी का खाना पीना कम कर देना, उसको थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ कराना, एक्सरसाइज कराना, दिस वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। ठीक है, द ओनली वे टू सेव ट्रिकी एज थॉट ऑफ बाय डॉक्टर हैरियट वॉज टू टेक हिम अवे फ्रॉम हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन से, मिसेस पम्फ्रे के पास से उसको दूर ले जाना, क्योंकि अगर अपनी मालकिन के पास रहता तो उसकी मालकिन उसको खिला खिला के मार डालती, अभी तो बीमार कर रखा था। ठीक है, वो लगभग मरने ही वाला था। तो सिर्फ एकमात्र रास्ता था ट्रिकी को जान बचाने के लिए, ट्रीट करने के लिए, कि उसको उसकी मालकिन से, मिसेस पम्फ्रे से दूर कर देना। ठीक है, उसके बाद क्या करना, उसके बाद ही न्यू दैट, डॉक्टर जानता था कि यदि ट्रिकी स्टेड विथ मिसेस पम्फ्रे के साथ रहेगा, हिज कंडीशन वुड वर्सेन, उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, उसकी कंडीशन और ज़्यादा बुरी हो जाएगी। ठीक है, उसकी कंडीशन और ज़्यादा बुरी हो जाएगी। ठीक है, 10 इस प्रकार से ट्रिकी नीडेड टू बी हॉस्पिटलाइज, इस प्रकार ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करने की, यानी हॉस्पिटल में भर्ती कराने की ज़रूरत थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर आइए आपका 9 का ए, 9 का बी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का बी सॉल्व करेंगे। देखिए, हु वॉज ग्रिफिन, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, ग्रिफिन कौन था, सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, और ग्रिफिन कौन था और उसने कौन सी चीज़ की खोज की थी। ठीक है, इसका आंसर आप सबको पता है, फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आप देख सकते हैं। ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, और ही वर्कड, वो एक बुद्धिमान वैज्ञानिक था। ही वर्क टू डिस्कवर अ ड्रग मेडिसिन दैट कुड मेक अ ह्यूमन बॉडी इनविजिबल एंड ट्रांसपेरेंट, जो इंसान को ट्रांसपेरेंट और इनविजिबल करने की ताकत रखती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली के कैरेक्टर में आपको क्या चीज़ अपीलिंग लगती है, क्या चीज़ कैची लगती है, उसको ध्यान में रख के उसको हेडिंग बना के आप क्या कर सकते हैं, भोली का कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं। इतनी सारी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि भोली हैड फॉलोइंग कैरेक्टर ट्रेट्स, भोली के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कौन कौन से गुण थे। तो सिंपल्टन मतलब होता है बेवकूफ़, बचपन से ही वो बेवकूफ़ थी। सुलेखा वॉज कॉल्ड भोली, उसका नाम सुलेखा था, उसी को भोली कहा जाने लगा, क्योंकि भोला मतलब मूर्ख, तो भोली कहा जाने लगा, उसका नाम सुलेखा था। ठीक है, बचपन से ही वो क्या थी, लगभग सिंपल्टन थी, यानी बेवकूफ़ थी वो। एक बाद में कुछ कारणों से वो बेवकूफ़ हो गई, सर में चोट लगने की वजह से वगैरह वगैरह। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। मैं किनारे हट गया हूँ, आप इसको लर्न कर सकते हैं, लर्न करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपको लिखने से ये याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का बी है,
व्हाट इज़ द रोल ऑफ मदाम फॉरेस्टर इन द स्टोरी द नेकलेस। नेकलेस में मदाम यानी कि उस महिला फॉरेस्टर का क्या रोल है। तो आपको याद होगा अगर आपने नेकलेस चैप्टर ठीक से पढ़ा है कि मदाम फॉरेस्टियर, इसको मदाम पढ़ते हैं एक्चुअली, मदाम फॉरेस्टियर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द नेकलेस। नेकलेस चैप्टर में, नेकलेस स्टोरी में फॉरेस्टियर एक महत्वपूर्ण रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सी इज़ अ माटिल्डाज लोइजल्स वेल्दी फ्रेंड। माटिल्डाज लोइजल की वो एक धनवान मित्र हैं और जो उसे एक नेकलेस देती हैं, एक पार्टी में पहनने के लिए उधार लेती हैं। आफ्टर माटिल्डाज लॉसेज इट, माटिल्डा जब इसको खो देती है तो मदाम फॉरेस्टियर अननोइंगली हेल्प्स बाय नॉट रिकॉग्नाइजिंग द रिप्लेसमेंट नेकलेस। तो मदाम फॉरेस्टियर unknowingly helps by not recognizing the replacement of necklace. Later when Matilda returns the original necklace, Madame Forestier's role is vital to the story's final twist and irony. ठीक है, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो इस आंसर को आराम से समझ सकते हैं। ये आंसर आप लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट आपके लिए हेल्पफुल होगा। लर्न कर लेंगे आप। ठीक है, हालांकि 10th में बच्चे ऐसे ही होते हैं अधिकतर कि वो रट्टा मार लेते हैं, बट आपको रट्टा मारने की सलाह मैं नहीं दूंगा। आप इसको क्या करिए, आपको लर्न करिए इसको, या फिर आप इसको प्रिपेयर करिए, लिख के इसकी प्रैक्टिस करिए। और यहाँ पे हमारा सेट नंबर 3 ख़त्म होता है। आई जस्ट होप कि मैं थोड़ा जल्दी चला हूँ और आपको ये चैप्टर, आपको ये पूरा का पूरा सेशन पसंद आया होगा। फिर से हम मिलेंगे अगले सेट नंबर 4 के साथ और फिर से आपको कुछ नए टिप्स देंगे कि आप एग्ज़ाम में कैसे बेटर परफॉर्म कर पाओ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।